ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर कोई छत है, वहां से जो स्ट्रिंग लगा हुआ है वहां पर हमने रॉड को लटका दिया जिसका मास 20 kg है। ठीक है, अब हम और 20 kg है और लेंथ क्या है 1 मीटर में दे दिया। अब बोला गया है कि इसके एक एंड से एल बाय 2 डिस्टेंस पर 40 kg जो है हमने लगाया है। ठीक है, 40 kg का मास लगता है। तो अब आपको फाइंड करना है कि इन दोनों स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। सॉरी, हिंट कर देता हूं, पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखिए फिर रोटेशनल लिखिए। देखिए वर्क इनिशियल देखिए देखते हैं। देखिए ये इसमें तो फिक्स है, चलिए हमें पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से क्या करना है, टेंशन फाइंड करना रहता है तो फोर्स इक्वेट कर देते हैं। तो ठीक है, आपको पता है कि इधर इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 40 g। ठीक है, और इसका m का कहां पर दिख रहा है, चलो ये तो एक बॉडी था 40 g दिखा रही, लेकिन ये 20 kg का बताइए कहां पर मास, सेंटर ऑफ मास पर दिखाएंगे। सेंटर ऑफ मास यानी l by 2 डिस्टेंस है तो 20 g। इधर को a मान लेते पॉइंट a और इधर को पॉइंट मान लेते b। तो यहाँ का टेंशन TA लिख देते हैं, यहाँ का टेंशन TB। अगर बात आप लोग के अनुसार कि अगर इक्वल आने वाली होगी, जो भी आने वाली इक्वल आने वाली होगी इक्वल आ जाएगी, पहले से मान नहीं लेना है। ठीक है, पहले से जो भी इक्वल आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखने के लिए जानते हैं उसको लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखेंगे, जो फोर्स को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है, जो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है ये ब्रॉड क्या है रेस्ट में है, रेस्ट में तो तभी रह सकता है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, तभी तो F नेट 0 होगा। तो ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है TA प्लस TB। तो ऊपर की तरफ फोर्सेस कितना है TA प्लस TB, और वो किसके इक्वल है, नीचे फोर्स कितना लग रहा है 20G प्लस 40G यानी 60G, यानी 60G यानी कि क्या लिख देंगे TA प्लस TB इक्वल टू कितना हो गया, एक इक्वेशन क्या हो गया 600। ठीक है 600 हो गया। अब कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप तो भाई इक्वेशन सॉल्व तो नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर आते हैं। सर ये नीचे वाली ने रखा हुआ 40 kg पे टेंशन नहीं आएगी, और लड़ी ये तो नेगलेक्टेड है, यहाँ का कोई मतलब नहीं, वहीं पर लटका दी इस डिस्टेंस। ठीक है, पूरा ये सब कुछ मिला करके 40 kg। तो अगर तुमको लगाने की इच्छा है ठीक है तो 40 जी हाँ, ये भी ये टेंशन की हो जाएगा, यहाँ से टेंशन की हो जाएगा, तो 40 इक्वल टू 40 जी आया बस, और ये भी तो 40 जी 20 जी 60 जी इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, अब आते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर आते हैं, जो आप लोगों को मेनली बताना है। ठीक है, जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसका लिखना शुरू करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो ये तो क्लियर है कि बॉडी क्या हो रही है, रोटेट नहीं कर रही है, बॉडी रोटेट नहीं कर रही।
यानी नेट टॉर्क क्या होगा, 0। तो सबसे पहली बात है कि हम जो बॉडी को रोटेट करेंगे किसी एक गिवन पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे। तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करें बताइए? पॉइंट ए के सेंटर ऑफ मास के अबाउट पर मत जाइए। अगर कहीं सेंटर ऑफ मास से भी हो जाएगा लेकिन फिर से आपको दो इक्वेशन मिलेगा और आप फिर से आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। खुद से कर लीजिएगा। 40 के अबाउट के तो आपको टीए और टीबी क्या है, दोनों है। तो उसमें कुछ नहीं, हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि जो इक्विलिब्रियम जो हम लेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेंगे, वो लेंगे पॉइंट ए के अबाउट। क्योंकि तो किसी के भाई जब नहीं रोटेट कर रहा था इसके अबाउट लीजिए, चाहे इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, क्या होना है, 0 ही होना है। तो हम लेंगे क्या लिखेंगे, अबाउट पॉइंट ए। मोमेंट देखिए, वैसे तो बोलने का मोमेंटम को नॉट बोलते, लेकिन अच्छा नहीं बोलना, अबाउट पॉइंट ए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसके अबाउट लेंगे, पॉइंट ए के अबाउट। तो इस ए के अबाउट घुमाएंगे, ठीक है। इसको पकड़े तो देखो टी भी घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे, मान ले तो उसी को पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया तो टीवी इनटू एल घुमा दिया, इतना ही टॉर्क लगेगा। ये 20G क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -200 into L/2 हो गया। 40G क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश कर रहा है, 400 into L/4। और ये TA क्या कर रहा है, TA क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि TA into 0 हो जाएगा, is equal to 0 कर देना, ठीक है। L को होगा, L क्या करेगा, तो TB is equal to कितना हो गया, 100 200 300 न्यूटन आ गया, 100 हो गया, 200 300 न्यूटन आ गया। तो टीबी हमारा क्या हो गया, 200 नहीं, ये 100 हो गया, यस सर, ये 100 हो गया, 200 हो गया, अरे सॉरी ये 100 हो गया, ये इसको हम 200 बोल रहे थे, ठीक है। ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया, तो ये क्या हो गया 200, तो 400/200 बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, टीबी कितना आ गया, 200 न्यूटन। देखो एक लाइन में सॉल्व हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बस ध्यान रखिएगा, हमेशा इस पॉइंट के ऊपर लीजिएगा। तो देखो इसके ऊपर एक चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर देता हूं। ये पूरा कांसेप्ट ही यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। टीबी इक्वल टू क्या आ गया, 200 न्यूटन। और फिर यहाँ से आप टी इसका यूज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 400। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो समझो सॉल्व ही है। बस करना क्या है, या तो इस पॉइंट के अबाउट लीजिए या तो इस पॉइंट के अबाउट लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए, अब आप बताइए, नोट कर रहे थे, समझ रहे थे, दोनों नहीं होता है, ठीक है। जब सब अभी आप बैठ करके क्या करेंगे, चलो तब सही है। वैसे जनरली आप लोग जो है, मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ उस समय नोट मत कीजिएगा, ठीक है, सबके लिए। रिया, यस सर, सॉल्व हो रहा है तुमसे? यस सर, हो गया था पर एक गलती हो गई थी। L/2 नहीं किया मैंने L कर दिया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक टॉर्क का जो बेसिक डेफिनेशन था हो गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन के ऊपर आते हैं। आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहिएगा। किसी भी कंडीशन, किसी भी तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉल्व करने का, उस किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना,
तो सारे के सारे सॉल्व कर लीजिएगा, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन को करना क्या, सेम टू सेम ट्रांसलेशनल का हम जानते हैं। ट्रांसलेशनल का हम जानते हैं क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, M इनटू A, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलेशनल का। अब ये जब हमारा रोटेशन में आता है तो क्या होता है, तो रोटेशन में जब हम आते हैं कि अब F को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेस करेंगे टाउ से। मास के बदले हमने पढ़ाया 3 दिन तक लगातार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सीलरेशन क्या हो गया अल्फा। तो क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू I इनटू अल्फा। यानी टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया I इनटू अल्फा। और टॉर्क हमने एक और बता चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि देखो यहाँ पर है, यहाँ पर इसके सामने बॉडी है, m मास की बॉडी है, इधर फोर्स F1 लग रही है और इधर फोर्स F2 लग रही है, और अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 है, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, इस डायरेक्शन में एक जाएगी। तो ये जो हमारा इक्वेशन जो रहता है वो F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये रहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। उसी तरह से कोई यहाँ पर बॉडी है, ठीक है, सपोज दैट इसके अबाउट को रोटेट कर रही है, ये उसका क्या है, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि F2 लग रहा है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, F1 लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये R1 हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, R2। तो अब यहाँ पर अगर हम F1 बड़ा है तो हम नहीं कह सकते कि F1 R1 बड़ा होगा, क्योंकि R के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, R बहुत ही छोटा रह गया तो, और ये F2 बहुत दूर पर, मतलब कि R जो है बहुत ही, इसमें क्या ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, ये छोटा है लेकिन R2 बड़ा हो गया, तो इसमें F1 बड़ा F2 बड़ा करके हम नहीं कर सकते कि कितना रोटेट करेगा, ठीक है। वो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, वहां से पता चलेगा। लेकिन ये देखिए, हमें ये तो पता चल रहा है कि F1 बॉडी को किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और F2 क्या है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे टाउ नेट इज इक्वल टू I इनटू अल्फा होता है, टाउ नेट इज इक्वल टू I इनटू अल्फा। I क्या होगा, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, ये रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाउ नेट, अब जो भी बड़ा होगा F1 इनटू R1 माइनस F2 इनटू R2 इज इक्वल टू I इनटू अल्फा। यही दो इक्वेशन अब चलेगा हमारे पास। पहले आप लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो सिर्फ इस इक्वेशन के साथ में चीजों को पढ़ते आए, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और ये क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू I इनटू अल्फा। I उस एक्सिस के अबाउट होगा जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या है, रोटेट कर रही है, ठीक है। मास कर रही है, मास देगा आपको, अगर नहीं मास दिया डायरेक्ट I दे देगा, समझे। क्यों लेंगे, जब रोटेट कर रहा है तो हमें मास को तो देखना ही नहीं, हमें I जाना है, मास के थ्रू I के पास जाना रहेगा, मास के थ्रू जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
लिखिए ये यूनिफॉर्म रॉड of length L and mass M, which is hinged HINGED, which is hinged at topmost point. Hinged at topmost point is released from a position एक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, क्या होगा मैम, क्या होगा? नहीं, कुछ तो होगा तभी तो देख रहे हैं कि वैसे तो ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and mass M, which is hinged at topmost point, is released from a position where it makes an angle theta with vertical. Angle theta with vertical, मतलब वर्टिकल से वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा की डायग्राम ड्रॉ करूंगा विद एंड वर्टिकल एज shown. Full stop. Find the acceleration of the tip. Find the acceleration of the tip of rod find the acceleration of the tip of the rod just after it is released. देखिए, ये जैसे कि ये यहाँ पर रॉड इस पॉइंट पर है, तो बोला जा रहा है कि ये रॉड को अभी किसी थीटा एंगल पर पहले ले जाएगा, ठीक है, थीटा एंगल पर लाया गया। और ये देखो, ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इस रॉड का मास क्या है, m, और इसका लेंथ क्या है, l, ठीक है। इस रॉड का मास m है और लेंथ l है। अब आपको बोला गया है कि अभी हम ऐसे पकड़े हुए हैं, जैसे ही हमने इसे छोड़ा तो इस टिप का एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। ये बोलोगे इस टिप का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी कहां है, वो मतलब सर एंगुलर। अरे तो फिर आप देखो, टॉर्क का हम यूज करेंगे यहाँ पर। वेलोसिटी निकालने के लिए जो भी हम क्या करेंगे, टॉर्क का यूज करेंगे दोस्ती में। तो हम देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर टॉर्क, जैसे कि सपोज इसके ऊपर टॉर्क। अच्छा ये बताओ, रॉड नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, बताइए, रॉड नीचे की तरफ क्यों आएगा, क्या ग्रेविटी सही है, ग्रेविटी लग रहा है इसके ऊपर, तभी तो। अब जब हम यहाँ पर अगर सपोज दैट इसे हम ले गए हैं, तो यहाँ पर हम ला करके पकड़ेंगे, जब उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे क्यों आएगा, क्योंकि इसको कोई फोर्स क्या नीचे की तरफ खींच रहा है।
और वो ग्रेविटी, वो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब ये बताइए इस पूरे रॉड में mg कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगेगा, यहाँ पर mg, ठीक है, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो टॉर्क लग रहा है इसी mg की वजह से लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है वो हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू I इनटू अल्फा। तो ये इस mg का कितना कंपोनेंट टॉर्क लगाने में हिस्सेदारी दे रहा है, कितना कंपोनेंट टॉर्क लगा रहा है? एक तो देखिए दो मेथड से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम देखिए पहले हम टॉर्क लिखने के लिए आप लोगों को बताते हैं। टॉर्क हम लिखने के लिए क्या, फोर्स इनटू यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही आप लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या है L/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L/2 sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है L/2। L/2 क्यों है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ही लगेगा, सेंटर ऑफ। एक तो ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे, दूसरा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसे क्या करेंगे, इसे रिजॉल्व कर देंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये mg है, यहाँ थीटा रहेगा, ये थीटा दिए भी थीटा बनेगा। इधर mg cos थीटा आ जाएगा, इधर mg sin थीटा। mg sin थीटा इनटू L/2 लिखो, या तो mg इनटू L/2 sin थीटा लिखो। कंफ्यूज कर गए? ये दोनों में से एक को तो कंफ्यूज कर गए, चलो कोई नहीं, पता चल गया कंफ्यूज। इतने देर से कंफ्यूज कर रहे होंगे, नहीं पता चल गया, चल रहा होगा। ये देखिए इधर, इसीलिए मैं अपने क्लास में प्रीफर नहीं करता हूँ, फिर पता नहीं चल पाता है, ठीक है। देखिए mg, देखो पहले एक स्टेप देखो यहाँ से, जो नॉर्मल आप लोग पहले से जानते हैं कि देखो mg है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये L/2 है, ये थीटा है, तो इधर वाला लेंथ क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया L/2 sin थीटा। ये हम लिख देंगे mg इनटू L/2 sin थीटा। एक और मेथड से इसको लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये था, ये थीटा था। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर mg लग रहा है। तो अभी जो हमने उसमें बताया था कि कोई भी फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, जो अलोंग द लाइन फोर्स रहेगा वो क्या करेगा, रोटेशन में पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये देखो, एक फोर्स इस अलोंग द रॉड के लाइन में रहेगा और एक इधर रहेगा। ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा रहेगा, इधर कौन रहेगा mg cos थीटा। तो क्या mg cos थीटा वाला फोर्स रॉड को घुमा पाएगा क्या? नहीं। कौन घुमाएगा? mg sin थीटा वाला रॉड। तो mg sin थीटा घुमा रहा है, सिंपल देखिए। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा L/2। तो लिख दीजिए mg sin थीटा इनटू L/2, आपकी मर्जी है जो लिखना, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए टॉर्क हो गया, अब यही फोर्स को लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स को लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा है। तो अब बताइए आई हम लेंगे इसका, तो अब बताइए इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट द हिंज पॉइंट ml²/3 लिख देते, क्योंकि हिंज पॉइंट एंड पॉइंट के अबाउट है। ml²/3 हो गया, और ये क्या हो गया अल्फा। m से m कैंसिल आउट हुआ, l से l कैंसिल आउट हुआ, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 3g sin थीटा अपॉन। अब ये जो अल्फा आया है, वो अल्फा पूरे रॉड के हर एक पॉइंट के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन के क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हमें क्या बोला गया, लीनियर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बोला किस पॉइंट का बोला, इस टिप का बोला है, इस टिप मान लो, टिप का, इस टिप का हमें चाहिए लीनियर एक्सीलरेशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट टी क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा r इनटू अल्फा। ठीक है, r यानी कि लेंथ l इनटू अल्फा। यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस l हो गया l इनटू अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा 3g sin थीटा अपॉन 3g sin थीटा अपॉन। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज से पहले जो भी जितना भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे सारा देख लीजिएगा, यानी आप अपने तरफ से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है।
जो भी आप लोग इस ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन तो सॉल्व किए हुए होंगे, तो जितने भी पहले जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास में बैठिएगा, अरे अपनी पूरी तैयारी के साथ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर हमने mg से सेंटर ऑफ मास पे लिया, तो फिर सर हमने सर ml²/12 तो नहीं लिया सर? हाँ, ml²/12 तो लिया, क्योंकि रॉड किसके अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, तो ऊपर वाले, इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा है। और क्वेश्चन आएगा कि mg क्यों लिया, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडी रहता है तो उसमें जो हमें फोर्स दिखाना होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट हो रही है, तो वो फोर्स हमें कहाँ पर दिखाएंगे, हमेशा सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को एक बार मैं बता देता हूँ, a वेक्टर इज इक्वल टू ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, then a vector cross b vector is equal to क्या होगा, I cap j cap k cap ax ay az bx by bz। उम्मीद है कि इसका डिटरमिनेंट खोलना आप लोग जानते होंगे, सॉल्व करना था। एक चीज और है कि इसमें यूज होगा आई कैप जे कैप के कैप। बताइए आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, के कैप, ठीक है। आई कैप क्रॉस के कैप कितना होता है, माइनस, ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है, आई कैप जे, देखो जब हम इस डायरेक्शन में घूमते हैं तो पॉजिटिव होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, नहीं के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप। देखो इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। ये जब हम उल्टा घूमेंगे, जैसे कि यहाँ से घूम रहे आई कैप क्रॉस के कैप माइनस के कैप क्रॉस जे कैप माइनस के क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, जे कैप क्रॉस के, जे कैप क्रॉस आई कैप तो क्या माइनस के, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप ना, उल्टा होगा। तो आई कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के, माइनस ठीक है। ठीक है, छोटी मोटी सी बातें हैं, बाकी डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें पता ही है, और नहीं पता होगी तो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये कोऑर्डिनेट का ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से हम अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया गया, ठीक है। बोल रहा है जो भी होगा, मतलब कि यहाँ मान लो ये है सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से ये है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स है। तो बोल रहा है इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो लग रहा है वो -10 के कैप न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -1, 1, -1, -1, 0 है, ठीक है। 1, -1, 0 इसका कोऑर्डिनेट है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड टॉर्क
अब टॉर्क जो है तो किसी पॉइंट के अबाउट हम फाइंड करेंगे ही करेंगे। कोई बॉडी जब घूम रही होगी तो कोई फिक्स पॉइंट होगी, उसके अबाउट बॉडी क्या हो रही होगी, घूम रही होगी, तो वहां पर आपको डिफाइन रहेगी तो पूरा फाइंड टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। यहाँ पर हमें बोल दिया गया इस ओरिजिन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क क्या है, टॉर्क फाइंड कीजिए। चलिए नो प्रॉब्लम। इस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे a b and c a गैस की दो स्टूडेंट हैं b के स्टूडेंट हैं और c के तो ये दो गैसें डिस्टेंस टाइम आइटम माइनस 1 तो कुछ इसी तरह से प्लस 10 जेके प्लस 10 जे के, बस इतना ही, सिर्फ 10 जे के। ये तो लग रहा है कि अगर मतलब लग रहा है कि सही सही से अगर कुछ गलत होना भी होगा तो दैट माइट डायरेक्शन को रिजल्ट आई से दोनों में आएगा। हाँ आई से दोनों में limits of force एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत, परपेंडिकुलर फाइंड करने का मेथड तो हम पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। अब तुम वहां किस तरीके से परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए जाओगे? हाँ समझ देखो, क्योंकि तुम कहां से भी कोऑर्डिनेट दे दिया है तो हम पता है कि यहाँ पर तो तुमको आसानी से पता चल जाएगा कि ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर दो डायरेक्शन में वेक्टर में दे देते हम सीधा इस वैल्यू में पुट करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा sin थीटा का कंपोनेंट आता है और तो वो इसके लिए है हमारे पास वेक्टर। देखो इसमें क्या है, तो देखो इधर ये f वेक्टर कितना दिया हुआ है, f वेक्टर हमारे पास दे दिया है कितना -10 k कैप न्यूटन। तो प्रॉब्लम इसमें -10 k कैप और पोजीशन वेक्टर r वेक्टर फाइंड करना है। तो r वेक्टर क्या होता है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - रिया आंसर आ रहा है मेरा 10 -10 i कैप प्लस 10 j कैप ऐसा आ रहा है। देखिए सही होगा सर, ठीक है। r वेक्टर इज इक्वल टू इतना होगा, तो यहाँ से r वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, x2 ये लेते हैं जो हमारा फाइनल पॉइंट रहता है, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर ही है। तो x2 क्या 1 और ये x1 किसके अबाउट ले रहे हैं, x1 जिसके अबाउट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - 0, तो ये क्या हो गया 1 - 0 यानी 1 i कैप, और ये क्या हो जाएगा -1 -0 तो माइनस ऑफ j कैप, और z का कोई मतलब ही नहीं है, तो r वेक्टर क्या आ गया i कैप माइनस j। तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू लिखेंगे, टॉर्क कितना होता है, क्या होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो r वेक्टर यहाँ पर क्या हो गया i कैप माइनस j कैप, और f वेक्टर क्या हो गया -10 k कैप न्यूटन मीटर। तो यहाँ से क्या ले लो, tau is equal to -10 तो हम कॉमन ले लेंगे, तो i कैप क्रॉस k कैप, तो i कैप क्रॉस k कैप क्या हो जाएगा -j कैप, i कैप क्रॉस k कैप इतना रट के रखने का कोई जरूरत नहीं है, बॉक्स ये बना दीजिएगा, i कैप क्रॉस k कैप उल्टा जा रहा है, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ j कैप। फिर क्या है j कैप क्रॉस k कैप, j कैप क्रॉस k कैप क्या होगा i कैप, और वहां पर माइनस पहले से तो माइनस आई, ठीक है, गलत हो गया हाँ ठीक है। तो कितना आ गया, तो यहाँ पर 10 i कैप प्लस j कैप न्यूटन मीटर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचे थे एक न्यूमेरिकल, इसमें एक स्टेप एक और कॉन्सेप्ट आपको दर्शक का बताई देता हूँ। हो सकता है कि आपसे क्या पूछ लिया जाए, मैग्नीट्यूड। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है,
अब आपसे क्या पूछ लिया जाए, मैग्नीट्यूड। तो अगर हमारे पास अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा डायरेक्टली लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बाउंड वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 10, पूरा लिख देता हूँ 10 और 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 रूट 2 न्यूटन मीटर, कितना हो जाएगा 10 रूट 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन वही आया तो बड़ी मेहनत करवाएगा और कुछ नहीं है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपसे मेहनत करवाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होता है कपल। डिफाइन कीजिए इसको, क्या होता है रोटेशन में कपल को डिफाइन कीजिए। क्या और इनको नहीं, तो कपल जो है फोर्स का ही टाइप है, ठीक है। ठीक है, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, कपल का फॉर्मेशन करते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स करने से। तो इसकी जो वैल्यू होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू फोर्सेस, ठीक है। जैसे कि सपोज लाइक यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर लगा है, ठीक है, मैं इंडेफिनेशन इसमें लिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर F लगा तो कब फॉर्मेशन होता है, टू इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए तभी रोटेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या है, इनके बीच का इसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये कपल में क्या है एक तरह का टॉर्क है, यहाँ पर लिख देता हूँ कपल में। ये क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्स, इन दोनों फोर्स के बीच का क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए अगर मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ठीक है, ठीक है, और जो है डिस्टेंस और इसके बीच का एंगल क्या है थीटा, तो जब हम फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हमें ये आर परपेंडिकुलर चाहिए, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो गया ई साइन थीटा, क्या हो गया ये आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये डी है ये थीटा है, तो टॉर्क इस कंडीशन में क्या हो गया एफ into r perpendicular to f into e sin theta, ठीक है। इसमें क्या है बॉडी किस डायरेक्शन में रोटेट होती है, इसकी भी ये क्या है रोटेशन क्लॉकवाइज करने की, उसकी भी क्लॉकवाइज करने की। लेकिन अगर गलती से आपको पूछ लिया गया
कि क्लॉकवाइज ये दूसरे जो कपल है उसका डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इनसाइड द प्लेन। कपल यानी क्लॉकवाइज हो रहा है इनसाइड द प्लेन और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है आउटसाइड द प्लेन। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी घूम रही है इधर, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस माइनस तो लगाते हैं ना, नहीं इसमें तो नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव वो नहीं आंसर में कभी नहीं लगाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ रहेगा या तो आपको साफ गिवन रहेगा कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्योंकि कोई स्पेसिफिक कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें या एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लें, वो ऐसा ये नहीं, वो हम अपनी मर्जी पर डिपेंड करते हैं। समझे, इसलिए क्वेश्चन में हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख कर दीजिएगा जहां मेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सपीरियंस आपको तो क्वेश्चन जो है पहले से आपको मेंशन किया होगा कि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना और एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव। साइन कन्वेंशन, जब भी आप साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं तो साइन कन्वेंशन कोई रूल नहीं है कि मतलब ऐसा ही मानना है, उसमें ये है कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन में मान करके चल रहे हैं और जब तक ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो उसी तरह से लेकर के चलना है। सर कपल कंफर्म होगा तो कोर्स ऑफ पैरेलल टर्म की पैरेलल क्या, पैरेलल लाइन दोनों अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री, ठीक है, इतना होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, तो इस कंडीशन में जब भी किसी बॉडी के ऊपर कपल लग रहा होता है तो वो हमेशा क्या रहता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। क्योंकि देखो एक एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर एफ नेट कितना हो गया, जीरो। तो एफ जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर कपल लग रहा होता है तो एफ नेट सिर्फ कपल की बात है, ठीक है। तो एफ नेट इज इक्वल टू 0, यानी कि वो क्या रहता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सर ये रोटेट नहीं, ट्रांसलेट आगे नहीं बढ़ सकता, रोटेट तो होगा ही होगा। रोटेट तो नहीं sin थीटा पर है, रोटेट तो कर ही रहा है, क्योंकि ये देखो भाई ये दोनों को घुमाने की ही कोशिश कर रहे हैं, वो तो घूमेगा ही घूमेगा। आप इस चीज को यहाँ पर फोर्स लगा क्या कोशिश कर रहे हैं, हम बॉडी को ऐसे घुमाए, ये भी फोर्स लगा क्या कर रहा है, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर अलग डायरेक्शन में फोर्स लगता तो समझ में आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टाउ नेट जो रहता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी इसमें क्या होता है, बॉडी रोटेट करती है, नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जहां भी कपल का फॉर्मेशन होता है तो उस समय बॉडी क्या होता है, उसमें रोटेशन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आने से उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली रोटेशन, ठीक है। कपल जब भी लगेगा तो क्या होगा यहाँ पर, ओनली रोटेशन। चलिए देखिए, अब यहाँ पर पढ़े थे नया टर्म आया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी तक आप लोग इक्विलिब्रियम जो जानते थे कि इक्विलिब्रियम में क्या करते थे, सिर्फ एफ नेट इज इक्वल टू क्या कर देते थे, 0 कर देते थे, ठीक है। लेकिन वो क्या, वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस नहीं है। तो एक नया टर्म आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा कि जैसे ये यहाँ पर एक बॉडी है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, जैसे कि इस डायरेक्शन में F1 लग रही है, इस डायरेक्शन में F2 लग रही है, इस डायरेक्शन में F3 लग रही है, इस डायरेक्शन में F4 लग रही है। तो भाई सेंटर ऑफ मास सारे तो नहीं पास करूंगा, रोटेट भी कर सकता है। तो इन सब से जिस बॉडी को जिस पॉइंट के अबाउट भी वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब कभी भी जब सबके टॉर्क का समीशन टाउ नेट जो है 0 के इक्वल होता है, तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी किस कंडीशन में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और जब एफ नेट जो नेट फोर्स जो 0 होता है, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू जब 0 होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, तो आगे चल करके जब कभी भी इक्विलिब्रियम, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इक्विलिब्रियम से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का एक ही इक्वेशन लिखा जाएगा, तो वो घूम ही रहा है। और इस एफ नेट को आप लोग पहले भी जानते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते थे और क्या कर देते थे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में तीन इक्वेशंस हमारे लिखे जाएंगे, ठीक है, तीन इक्वेशंस हमारे लिखे जाएंगे, जहां x और y मतलब कि 2D का जरूरत पड़ेगा, वहां तीन इक्वेशंस लिखे जाएंगे। x डायरेक्शन के अलोंग फोर्स 0 करना होगा, y डायरेक्शन के अलोंग 0 फोर्स करना होगा, और नेट टॉर्क हमारा क्या कर देना होगा, 0। यहाँ पर x और कोई y डायरेक्शन नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर टॉर्क को डायरेक्शन में स्विच होने में, क्योंकि उसका कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसका क्या होता है, एक पॉइंट रहता है, किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये तो पता है। तो एक बात बताइए किसके अबाउट रोटेट कर रही है, ये हमने डस्टर के ऊपर फेंका दिया है, तो किसके अबाउट रोटेट, इसका जो रोटेशनल एक्सिस होगा वो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से। जब कभी भी बॉडी फ्रीली यानी विदाउट एनी फोर्स, अब यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ये तो फ्री रोटेट करना, अगर हम हिंज कर रहे थे यहाँ से पकड़ के रोटेट करते तो हम कह सकते थे कि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। लेकिन अब जब ये फ्रीली रोटेट कर रही है तो हमेशा किसके अबाउट रोटेट करेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसको ध्यान में रखिएगा कि वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से होकर के पास कर रहा है उसी के अबाउट रोटेट करेगी, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये मासलेस स्क्रीन है, यहाँ पर एक 20 kg का रॉड मुझे लटका हुआ, ठीक है। यहाँ पर लगभग 20 kg, ठीक है। इस रॉड का जो मास है वो कितना है, 20 kg, और इसका लेंथ कितना, 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, ठीक है। कुछ चलो